वरना में बड़े नाम तो सबसे बड़ा नाम तो रामविलास शर्मा का था जी। उसने तो धुएं उठाए थे उन्होंने तमाशा किया था और उनको जो टॉर्चर किया था बेहिसाब। इमरजेंसी के अंदर क्या क्या चोट हुई लोकतंत्र पे और नसबंदी एक ऐसी चीज थी जिसने हर व्यक्ति को अफेक्ट किया, हर परिवार को अफेक्ट किया। रोज सवेरे स्टेशन से उतरते लोगों को सबको पकड़ के ले जाते थे अनमैरिड की गई है। अनमैरिड बिल्कुल मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ अनमैरिड की गई क्योंकि राव साहब ने आपातकाल में कांग्रेस के साथ रहे, चाहे उस वक्त इनकी विशाल अरेना पार्टी थी लेकिन कांग्रेस के साथ रहे ये, तो इस वजह से उनको सजा मिली। समय तो कोई अपील, कोई दलील, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोई अपील, कोई दलील, कोई तारीख, कोई कुछ था ही नहीं। उन्होंने उठा के कहाँ भेज दें उनकी मर्जी। मतलब तब समझ में आया जब न्यूज़पेपर के पेपर ब्लैंक आई और न्यूज़पेपर बंद हो गए कि ये क्या। बोले जी सेंसर लगा दिया गया है, पहले न्यूज़ को गवर्नमेंट से पास कराना होगा तब न्यूज़ छपेगी। तो उस वक्त इंदिरा गांधी के जो कुर्सी हिल रही थी और उन्हें हिला के रख दी थी कुर्सी पूरी तरह से, बल्कि वो कहते थे कि कुर्सी खाली करो जनता आती है। इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार था जो संपादकीय बिल्कुल काला, संपादकीय लिखता ही नहीं था, ब्लैंक पेपर पे काली स्याही छाप कर दे देता था कि पापा उससे पहले 14 बार जेल जा चुके थे इसलिए कोई समस्या थी नहीं, पापा अपनी ज़िंदगी में टोटल 17 बार जेल गए, नारे तो मार हमारा नारे मार, गिरफ्तार आपने कर रखा है, जेल में हम हैं, नारे मारना हमारा हक है। तुम्हें पता मैं क्या कर सकता हूँ, जो आप कर सकते हो वो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं रोक सकता आपको। तो उन्होंने 32 किलो की बेड़ी लगा दी थी उनको। सत्ता पक्ष के अत्याचारों के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद करता है निश्चित रूप से सम्मान का पात्र है, उसे सम्मान तो मिले, लेकिन पेंशन को आप कितना सही और क्यों मानते हैं? हाँ, मलिक साहब मेरे से ऐसे करे नीचे बैठ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन मैं नीचे बैठ गया। मतलब पूरी बदतमीजी की लेवल, टांग दूंगा तुझे, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। प्यारे दोस्तों, 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पूरी होने जा रही है। 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं सुनील ग्रोवर, और सुनील ग्रोवर का हम पूरा परिचय देंगे और पूरी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, फिर इनका परिचय देंगे। ग्रोवर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जो देखिए ग्रोवर साहब, अभी लोकतंत्र सेनानी संघ जो है आपातकाल के राजनीतिक बंदियों का एक संगठन है। उस संगठन के इनको हरियाणा प्रदेश इकाई का अभी 10 जून को इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, हरियाणा यूनिट का। और सुनील ग्रोवर की खास बात यह है कि ये खुद भी राजनीतिक बंदी रहे। इनके पिताजी ओम प्रकाश ग्रोवर वो खुद भी राजनीतिक बंदी रहे, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विभिन्न पदभार उन्होंने अपने जीवन काल में संभाले। उनके निधन के बाद, बल्कि उनके जीवित रहते हुए ही सुनील ग्रोवर भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सक्रिय हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले आरएसएस से जुड़े हुए थे। उस दौर में इनको जेल जाना पड़ा, जेल में यातनाएं भी सहनी पड़ी। और हम देख रहे हैं आज हमको अपनी डायरी लेकर के आए हैं, विशेष रूप से इन्होंने जेल में जो डायरी लिखी वो भी पठनीय है। कुछ प्रसंग जो ये खुद ही बताएंगे। आज मैं सीख चौ के पीछे बैठा हूँ, जब बाहर था तो मुझे अपने दोस्तों पर बहुत नाज था, लगता है कहीं टीस पहुँची, कुछ दोस्त मिलने नहीं पहुँचे जेल में। ग्रोवर साहब से बात करेंगे। तो ग्रोवर साहब, शुरुआत करते हैं पहले आपके संस्मरण से। जो संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ, इसकी बागडोर आपको मिली है, और इस संगठन के आपको बता दें, इस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह कैलाश सोनी हैं, सांसद हैं, और अभी जो है फिलहाल 10 तारीख से इनको हरियाणा की कमान मिली है। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से आपातकाल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपातकाल को लेकर के आपका लोकतंत्र सेनानी संघ क्या करने जा रहा है 50वीं वर्षगांठ पर? लोकतंत्र सेनानी संघ इसकी शुरुआत पहले मीसाबंदी संघ से शुरू हुई थी, भोपाल में, मध्य प्रदेश से, जो मीसा में बंद किए गए थे। बाद में इसमें फिर सारे राजनीतिक बंदी जो इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे उनको लिया, और सन 2014 में इसे राष्ट्रीय प्रारूप देकर इसे राष्ट्रीय बना दिया गया।
इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि आपने भी बोला, कैलाश सोनी जी हैं, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, और हर इकाई, हर स्टेट में इसकी इकाई है। अब तक हरियाणा में इसकी इकाई नहीं थी। हरियाणा में एक लोकतंत्र सेनानी संगठन के नाम से संगठन था, वो ही उसको एफिलिएशन दिया हुआ था सेनानी संघ ने, लेकिन अब सीधी इकाई बना दी, सीधी इकाई बना दी, और उसका अध्यक्ष का पदभार मुझे तो दिया गया आपके है। माने पहले अध्यक्ष हैं आप? जी 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 जी, लोकतंत्र सेनानी संघ के हरियाणा यूनिट का मैं पहला अध्यक्ष हूँ। तो इसमें यह है कि जो भी लोग इमरजेंसी में जेल में गए, भाजपा की सरकारें आने के बाद उनकी सुध ली गई। इससे पहले क्योंकि कांग्रेस ने तो लगाई ही थी इमरजेंसी, उसने तो सुध क्या लेनी थी। भाजपा की सरकार आने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्योंकि आया, तो मध्य प्रदेश में क्योंकि माननीय जो चौहान साहब, शिवराज सिंह चौहान, वो खुद भी लोकतंत्र सेनानी हैं, वो खुद भी जेल में गए हैं। सबसे पहले लोकतंत्र सेनानी का नाम भी उन्होंने दिया, उन्होंने ही पहले, उससे पहले ये मीसाबंदी और इमरजेंसी के बंदी, इमरजेंसी विक्टिम्स ये कहा जाता था, तो लोकतंत्र सेनानी का नाम भी उन्होंने दिया। और उन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छी राशि, यानी आज से करीब 11-12 साल पहले 25,000 की राशि से उन्होंने पेंशन शुरू की। हरियाणा में तो बाद में कम है। हरियाणा में तो बहुत कम बाद में शुरू हुई। हरियाणा में शुरू हुई 2018 से शुरू हुई, 2017 नवंबर 2017 से दी गई। देखिए, राशि से ज्यादा सम्मान की बात है, ये तो हम आपसे चर्चा भी करते हैं कई बार। हरियाणा इसलिए विशेष है, मनोहर लाल जी, इसलिए विशेष है कि सबसे पहले ताम्रपत्र देने का काम देश में हरियाणा ने किया। वो मनोहर लाल जी ने किया। चलिए, अब सुनील ग्रोवर जी, आपसे हम जानते हैं कि सुनील ग्रोवर की जेल यात्रा कैसे हुई, क्या दौर था, कब पहली बार आपको जेल में जाना पड़ा, और कब किस तरह की क्या परिस्थितियां थी उस समय, पूरा घटनाक्रम खुद के जेल जाने का बताइए आप। ऐसा महेश जी, मैं बचपन से ही, क्योंकि हमारे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो बचपन से मैं भी उसी माहौल में पला, उसी माहौल में। 1971 में मैंने ओटीसी किया था। जी जी। 1975 में या 74 एंड में, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी रिवाड़ी आए जी, और रामलीला मैदान में, जो अब तुलाराम स्टेडियम, तुलाराम मैदान, तुलाराम गार्डन कहलाता है, जी जी, उसमें बहुत नहीं, वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल ग्राउंड है। नहीं, रामलीला मैदान जो परले वाला था। अच्छा, परले वाला, जो तुलाराम पार्क, जो पार्क गिना जाता। अच्छा, वो पहले वो था, पहले वो रामलीला मैदान उसको कहते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां पे इसको दशहरा मैदान कहते थे, अच्छा, उसको रामलीला मैदान कहते। अच्छा, अच्छा। तो उसके अंदर इतना जबरदस्त के रिवाड़ी के उस दिन के इतिहास तक का सबसे बड़ा जलसा जयप्रकाश नारायण जी का हुआ। मतलब एक तरह से उनको लोग सुनने लग गए थे, पूरे देश में पागल हो गए थे लोग उनको सुनने के लिए। इंदिरा गांधी का दौर, बस ये समझिए कि उस वक्त इंदिरा गांधी के जो कुर्सी हिल रही थी, और उन्हें हिला के रख दी थी कुर्सी पूरी तरह से। बल्कि वो कहते थे कि कुर्सी खाली करो जनता आती है, ये नारा उन्होंने दिया था। तो रिवाड़ी में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बहुत प्रचलित हुआ था जो। हाँ, तो वो उस दौर के अंदर जब वो रिवाड़ी उन्होंने आना था, तो उसके आने से पूर्व, जैसे मुख्य अतिथि आने से पूर्व भाषण चलते हैं, जी जी, तो उसमें रिवाड़ी से 2 विद्यार्थियों ने भी भाषण दिया। एक मैं था और एक सूरज सिंह जी थे यहाँ पे, वो आजकल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे कन्हैयालाल पोसवाल जी, और उनके भांजे। हम दोनों ने वहां से भाषण दिया। मतलब उनकी विचारधारा उस समय, वो भांजे थे कन्हैयालाल पोसवाल के। जी, जी, जी। फिर भी जेपी के मंच पे पहुंचे। जेपी के मंच पे पहुंचे और जेपी की विचारधारा से पूरी तरह से सहमत थे, क्योंकि मेरे क्लासमेट थे। आपकी तो मान ली, आपकी तो जो है संघ की विचारधारा थी, उनकी परिवार में जो बता रहे हैं आप, कन्हैयालाल पोसवाल, उसके बावजूद वो क्योंकि मेरा क्लासमेट था, हम कॉलेज में इकट्ठे एक ही क्लास, एक ही सेक्शन में पढ़ते थे, तो वो बहुत ज्यादा विचारधारा से मेल खाता था उसका जेपी से, जनसंघ से नहीं, जेपी से। तो दोनों ने भाषण दिया आप? तो हम दोनों ने वहां भाषण दिया, और वो भाषण रिकॉर्ड हो गया सीआईडी के पास नेचुरली। जी जी। उसके बाद जब इंदिरा गांधी के कोर्ट में चुनाव हार गई, जी जी, और उसके बाद इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी लगी 25 जून की रात को 11 बज के कुछ मिनट पे, 11:55 या ऐसा कुछ हुआ। तो सुबह पता लगा कि इमरजेंसी लगा दी है, इंटरनल इमरजेंसी लगाई है। उसका मतलब किसी को नहीं पता था। मतलब तब समझ में आया जब न्यूज़पेपर के पेपर ब्लैंक आई और न्यूज़पेपर बंद हो गए कि ये क्या
बोले जी सेंसर लगा दिया गया है, पहले न्यूज को गवर्नमेंट से पास कराना होगा तब आएगी जो। तब न्यूज छपेगी। और उस दौर के अंदर मुझे एक चीज ध्यान आती है कि इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार था जो संपादकीय बिल्कुल काला, संपादकीय लिखता ही नहीं था, ब्लैंक पेपर पे काली स्याही छाप कर दे देता था कि मैं मतलब संपादकीय नहीं एक चीज लिखूंगा। तो है, विरोध व्यक्त करने का बहुत जबरदस्त, उस समय भी एक पावरफुल तरीका अपनाया संपादकों ने। बहुत अच्छा प्रेस का रोल, मतलब प्रेस कहीं प्रिंट होता था, कहीं जाता था, बहुत सारी प्रेस काम कर रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो पेज पर लिख देते कि ये अपना विरोध व्यक्त करने के लिए 2 ही अक्षर। हाँ, बस वो इस तरह से काला छोड़ देते थे, कुछ एक शब्द लिख देते थे और वो इस तरह से वो चलता था। खैर हम तो क्योंकि जुलाई का शुरू था और पापा अंडरग्राउंड हो गए थे, जैसे ही 26, 27, 28 तक आदेश आ गया कि आप उस अभी समय अंडरग्राउंड आपके हो। पापा ओम प्रकाश ग्रोवर के पास कोई दायित्व था उस समय जी, संघ में? वो संघ में नहीं, जनसंघ में थे। हाँ, जनसंघ में थे और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा, जो जनसंघ की बात ये कर रहे हैं, तब का जनसंघ वो आज की भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। इनके पापा जनसंघ में आ चुके थे। चोली दामन का साथ है, जैसे आज हम भाजपा और संघ को घी खिचड़ी मानते, उस समय जनसंघ और संघ ये घी खिचड़ी थी, ये भूमिका थी। अब आप बताइए। मैं संघ के अलावा मैं संघ के ही उससे विद्यार्थी परिषद में भी काम कर रहा था। और रेवाड़ी की कॉलेज इकाई का, केएलपी कॉलेज इकाई का मैं अध्यक्ष था। जी। तो उसकी वजह से 4 जुलाई को अचानक से सुबह करीब 4, 4:30 बजे पुलिस आई, तलाशी ली हमारे घर की। पापा घर पे नहीं थे 4 जुलाई को। तो पापा घर पे नहीं थे, तो पूरा वो चलता रहा सब कि भाई कहाँ पे हैं, ये है वो है। तो हमें नहीं पता कहाँ पे हैं, वो चले गए थे। जैसे ही पता लगा कि इमरजेंसी लगी है, वो अंडरग्राउंड हो गए। हमें नहीं पता कहाँ पे, हमारी कोई बात भी नहीं हुई। खैर क्योंकि पुलिस वाले जो एसएचओ यहाँ पे मलिक साहब थे, पंजाबी मलिक थे, वो अच्छे जानकार थे। उनका बिहेवियर उस वक्त काफी अच्छा था। उस वक्त कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, और कह के मैं मुझे ये जानकारी थी कि पापा दिल्ली में हैं और कहाँ हैं ये जानकारी नहीं थी, पर इतना पता था छुपे हुए अंडरग्राउंड दिल्ली में है। और एक हमारी तय हुआ था कि अगर कोई भी मैसेज, तब टेलीफोन वगैरह इतने ज्यादा होते नहीं थे, कोई भी मैसेज अगर कोई छोड़ना है तो हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे। मेरे मामा रहते थे अंधा मुगल, उनके यहाँ वो मैसेज छोड़ आएंगे, उनको वो वहां से पिक कर लेंगे। और उनको कोई मैसेज छोड़ना है तो वहां छोड़ेंगे, हम वहां से पिक करेंगे। ये बिल्कुल एक बात पहले ही, उनके निकलने से पहले ही तय हो गया था। तो मैं यहाँ से करीब सुबह 9 बजे, 8:30 बजे चला यहाँ से, और दिल्ली जाने के लिए कि उनको बता दूं कि ऐसे ऐसे पुलिस आई थी। जी। तो मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मेरे पीछे सीआईडी चल रही थी। उस वक्त मुझे जानकारी नहीं, जब मैं जेल में था तो तब मुझे पता लगा। तो वो बस मुझे बाय द वे दिल्ली की डायरेक्ट नहीं मिली, गुड़गांव तक की बस मिली। ठीक है। तब सारी बसें गुड़गांव के अंदर से ही होकर जाती थी। मैं गुड़गांव उतर गया। मेरे चाचा सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करते थे, और मैंने सोचा उनसे कुछ काम था मुझे। मैंने कहा उनको संदेशा देता जाऊं। तो मैं सिविल हॉस्पिटल में गया, और सिविल हॉस्पिटल के पीछे से ही रास्ता था जहां वो उनका घर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ही थे, वहीं रहते थे। और गवर्नमेंट क्वार्टर्स में पीछे के रास्ते से निकल के फिर बस स्टैंड चला गया। तो मुझे जो बाद में सीआईडी वाला, जब मैं अरेस्ट हो गया तो सीआईडी वाला कहता है, भैया गुड़गांव तक सिविल हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद मैंने कहा भैया मैं तो वही था, वहां से वापस आ गया था। तो उसके बाद मैं अंधा मुगल पहुंचा, वहां संदेशा ये दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो कहने लगे कि आज अभी 1-1.5 घंटे में वो आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 4 आऊँगा, कल आऊँगा। तो मैं वहाँ इंतज़ार किया, भोजन वगैरह किया। 3 बजे, 3:30 बजे पापा आए, उनसे मुलाकात हुई। 2-2:30 बजे, 2 से 2:30 के बीच में मुलाकात हुई उनसे। सारा उनको संदेशा दिया, बोले भाई ऐसा है, दुकान पे चले जाओ, पेपर्स वेपर्स कोई वैसे कोई अगर पार्टी के कोई कागज रखे हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देना दुकान से। घर पे तो बहुत पड़ा है, घर पे तो जो होगा देखी जाएगी, दुकान से उसको मत हटा देना। मैं पहुंच के मैंने सीधा घर आया, साइकिल उठा के मैं दुकान पे गया, और दुकान पे मैंने ड्रॉर खोला देखने के लिए कि कागज है तो नहीं, और इतने में पुलिस जीप सामने आके खड़ी हो पहुंच गई आपकी दुकान पर।
मैंने दुकान कहाँ पर? घंटेश्वर मंदिर में? मोती चौक पे, बिल्कुल मोती चौक और गुड़ बाजार का कॉर्नर की दुकान थी, ग्रोवर वस्त्रालय। अच्छा अच्छा। तो ग्रोवर वस्त्रालय के सामने जीप रुक गई पुलिस की? जीप रुक गई है। उस वक्त ग्रोवर वस्त्रालय शायद बाद में नाम रखा था, उस वक्त ईश्वरदास मंगलसन हमारे फर्म होती थी। अच्छा, फर्म का। वो नाम था। तो एक बुजुर्ग हमारे पापा के मामा जी मेरे साथ बैठते थे वहाँ पे, हमारे पापा के साथ बैठते थे। मैं तो उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था जी। तो मैंने वो बंद किया और इतने में पुलिस आ गई। मैंने वो बंद कर दिया और हाँ जी, तो पुलिस वाले थे, सब इंस्पेक्टर थे, बाद में यहाँ पे एसपी भी रहे, राजेंद्र सिंह जी। अच्छा। चौधरी राजेंद्र सिंह। वो उससे पहले एएसआई रहे थे गोकुल गेट चौकी पे, और उनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात। नौमन थे, बहुत अच्छे नौन थे। कहते आजा भाई सुनील आजा। मैं आ जाऊं जी। बोले आजा ना, तेरे को सैर करा के लाता हूँ। अच्छा। चलो, हंसते हंसते, बड़े बहुत अच्छा इंसान थे वो। मुझे अपने साथ ले गए, जीप में बिठाई, जीप चल के और गोकुल गेट चौकी के आके सामने खड़े हो गए। वहां से वो 2-3 दुकानों पे गए। यहाँ पे कुलदीप राज जी होते थे घड़ी वाले, उनकी दुकान पे गए। 2-3 वजीर चंद जी की दुकान पे गए, 2-3-4 दुकानों पे गए। लेकिन जैसे ही शहर में ये खबर पहुंची कि सुनील ग्रोवर को मोती चौक पे जीप में बिठा लिया है, अपनी दुकान पर कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, क्योंकि ये लगा कि सबसे नीचे लेवल का बंदा इन्होंने उठा लिया है, तो उससे ऊपर वाले जितने भी जनसंघ और आरएसएस के बंदे हैं उनका नाम तो आएगा ही आएगा। सब जल्दी है, सब जल्दी। तो गोकुल गेट के सामने खड़ी थी मेरी जीप। मैं जीप में बैठा हुआ था। ओम प्रकाश कपूर एक पापा के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे और पार्टनर भी हुआ करते थे। वो गए उसके बाद राजेंद्र सिंह के पास, क्योंकि उनकी भी उनसे बड़ी अच्छी थी। बोले चौधरी साहब, इसको अगर ग्रोवर साहब के लिए पकड़ा है तो ढूंढे उनको कहाँ पे है, जानकारी तो नहीं है हमें। लेकिन कहते जी उनको तो ढूंढ लो, नहीं तो हम ढूंढ लेंगे, इनका अपना वारंट है। वहां से मुझे थाने ले गए, एक चटाई नीचे बिछा दी, बोले बैठ जाओ जी। थाने के बाहर मैं तो जब पता लगा ये तो नॉन ऐसे हैं तो आराम से मैं बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी ने कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, आराम से बैठा दिया। मैं बैठ गया आराम से, क्योंकि मैं सवेरे 4 बजे के उठे हुए थे, नींद भी आ रही थी। समझ आप गई थी तो भाई अरेस्ट हो गए। अच्छा, पापा उससे पहले 14 बार जेल जा चुके थे, इसलिए कोई समस्या थी नहीं। पापा अपनी जिंदगी में टोटल 17 बार जेल गए हैं। अच्छा। तो उससे पहले 14 बार जेल जा चुके थे, 2 बार 6-6 महीने के लिए जा चुके थे, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी। घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था, डर वाला तो कोई माहौल था ही नहीं किसी तरह से। जेल जाने का मतलब पता था कि क्या है, राजनीतिक कैदी। हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता संघ के हुआ करते थे, भाई साहब देवीदास जी, सूत वाले, उनको पकड़ने गए और उनकी जगह एक देवी दित्ता राम जी होते थे, उनको पकड़ लाए। अच्छा। वो थे नहीं देवीदास जी, देवी दित्ता राम जी को पकड़ लाए। वो मेरे पास आकर बैठे और जोर जोर से रोए। मैं कहा देवी दित्ता जी ये क्यों रो रहे हो आप? क्योंकि कपड़े के वो व्यापारी थे, तो मैं जानता था उनको। बोले मेरे तो कभी थाना नहीं देखा, कभी आज तक आया नहीं थाने में, मुझे पकड़ के ले आया है, और तू अच्छा है, तेरे को नींद आ रही है यहाँ? मैं सवेरे 4 बजे का उठा हुआ, ऐसे नींद आ जाती है? आ रही है, मैं क्या करूं? आ रही है तो मैं क्या करूं? तो खैर इतने में छोटा भाई आया, तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछा जी क्या करना है? बोले जी इनका खाना ले आओ, बाकी कल बताएंगे, बाकी कल बताएंगे, अभी इनको केस रजिस्टर करके और अंदर देंगे, बाकी कल बताएंगे। ठीक है। तो थोड़ी देर में वो खाना लेके आ गया। खाना उसने डब्बे में से कहा कि छोटे भाई को कहा पहले एक ग्राही और सब तरह सब्जी तुम खाओ। तो वो खा के मेरे को दे गया, मैंने खाना खा लिया। खाना खा के और वो डब्बा लेकर चला गया। तो भाई का कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरी ये बेल्ट वेल्ट सब ले जा। तो क्योंकि अब ये अंदर देंगे तो बेल्ट पर्स सब उसको दे दिया, और मैं वहां पे आराम से लेट गया। गोकुल गेट चौकी नहीं, थाने में, सिटी थाने में लेट गए। जी जी। रात को करीब 10 बजे वो हवालदार ने कहा जाग भाई। मैं जाग गया जी। हाँ जी। बोले अंदर चलो जी। हवालात में मुझे बंद कर दिया। हवालात में वेद प्रकाश अश्क थे। अच्छा। उस वक्त एक बड़े सोशलिस्ट लीडर थे यहाँ रिवाड़ी के, वो ऑलरेडी थे, क्योंकि जैसे पापा को सवेरे अरेस्ट करने आए थे, पापा नहीं मिले थे उनको उसमें। तो उन्होंने एक सो रहा था कैदी और
क्रिमिनल, उसे उठाया, खड़ा हो भाई, साहब के लिए जरा लगा, उसने चटाई बिछाई, 2 कंबल बिछाए, एक कंबल फोल्ड करके सिरहाना बनाया, बोले सो जा, ढंग से सुला दिया। गर्मी थी लेकिन सो गए, जैसे भी ये पसीने आ रहे थे, गर्मी थी, सो गए। उसके बाद करीब रात को 1:30-2 बजे हवालदार आया, बोले खड़ा हो भाई सुनील, SHO साहब बुला रहे हैं। हम चले गए SHO साहब के कमरे में, गए और जाके बैठ, मैं बेंच पे बैठ गया, नीचे बैठ। मैं हैरानी से उनके तरफ देख रहा हूँ कि मलिक साहब मेरे से ऐसे कह रहे हैं नीचे बैठ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं नीचे बैठ गया क्योंकि भाषा बदल गई थी, भाषा बदल चुकी थी पूरी तरह से, मतलब पूरी बदतमीजी की लेवल, टांग दूंगा तुझे, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अच्छा, इस तरह बोलने लगे? बिल्कुल। मैंने कहा जी हुआ क्या, ये बंदा कहाँ रहता है? मैंने कहा जी मुझे नहीं जानकारी। बोले तू संगी है, तेरे को पता नहीं? मैंने कहा शाखा में मिलता हूं मैं उनसे, घर पे कभी नहीं गया मैं इनके। और ओम प्रकाश जी कहाँ है? ये शुक्र है कि ओम प्रकाश जी कहा उसने, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने कहा जी मुझे जानकारी नहीं है, तू दिल्ली गया था उनको संदेशा देने? मैंने कहा जी मैं गुड़गांव गया था अपने चाचा के पास, मैं दिल्ली नहीं गया। तो बाई दी वो मैच कर गई, बाद में CID ने बताया कि गुड़गांव तक ही तुम्हारा था, तो मुझे ये था कि मैंने गुड़गांव की बस ली थी, तो मैंने बोल दिया मैं गुड़गांव ही गया। तो आपको फायदा रहा दिल्ली की बजाय गुड़गांव की बस लेना? बोलने का हाँ फायदा ही रहा, नहीं तो वो अंधा मुगल पहुंच जाते तो वो फिर पापा को भी ले लेते, पापा को नहीं उठा, मामा को उठा लेते, फिर पापा को बुला लेते। खैर उसके बाद सबसे बड़ा डर ये था कि उस वक्त मीसा की बहुत जबरदस्त वो चल रही थी, जितनी गिरफ्तारियां हो रही थी मीसा में हो रही थी। और पापा का, क्योंकि वो सीनियर थे, प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। मीसा मेरे ख्याल जमानत ही नहीं थी जो। मीसा में तो कोई अपील, कोई दलील, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोई अपील, कोई दलील, कोई तारीख, कोई कुछ था ही नहीं। उन्होंने उठा के कहाँ भेज दें उनकी मर्जी। तो उसके बाद ये मैं कहा ठीक है जी, वो बहुत बदतमीजी से टांगे तोड़ दूंगा तेरी, वो फला बंदा कहाँ रहता है, कुलदीप राज कहाँ रहता है, और वो कहाँ रहता है, और वो कहाँ रहता है, इस तरह करने लग गए। हाँ, मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता कोई भी, तेरी टांगे तोड़ दूंगा, लाए टांको इसको, इसके पैरों के नीचे मारो डंडे। मेरी किस्मत की उसी का चौधरी राजेंद्र सिंह आ गए। अच्छा, कह रहे मलिक साहब क्या क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो, कॉलेज जाने वाला बच्चा है उसको मार रहे हो, और हम ढूंढ लेंगे ना इनको, क्या बेटा हवालदार इनको भेज दे हवालात में। और वो मुझे हवालात में वापस पीछा छोड़ गया। अश साहब कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी ये हुआ। कहते 6 महीने थे, मैं बताता हूँ इनको। अच्छा, 6 बजे। अश साहब बहुत मजेदार बंदे थे बड़े काइया आदमी, लेकिन मजेदार थे, स्वर्ग में वास हो उनका। तो एक हवालदार को बोला इधर आ। बोले क्या मलिक साहब पूछ रहे हैं बच्चे से, ये कहाँ रहता है? मैं बताता हूँ कहाँ रहता है, ये शक्ति नगर में रहता है, कच्ची कोठी में रहता है। उसको कच्ची कोठी होती थी, इसको कच्ची कोठी में रहता है। पुलिस की जीप ढूंढ, और ऐसा कर सामने उसको बोल 2 चाय भेजे और सिगरेट की डब्बी भेजे। और उन्होंने वही बैठे बैठे चाय नाश्ता सब कुछ उनके लिए आता रहा। खैर दोपहर को मुझे नारनौल रह गए, उन्हें छुट्टियां चल रही थी, बारिश के मौसम की छुट्टियां होती हैं जो गर्मियों की। तो CGM के पेश किया नारनौल, तब जिला हमारा नारनौल होता था, महेंद्रगढ़ होता था, वहाँ पेश किया। वहाँ से उन्होंने मुझे नारनौल लॉकअप में, जेल में भेज दिया। वहाँ मेरे अच्छे साथी मुझे मिल गए, बुद्धदेव यादव एडवोकेट, जी, कांतिलाल जी, कैलाश जी, विक्रम जी, ये सारे मेरे OTC के साथी थे। हमने 1971 में सारे बंद कर रखे थे। ये भी वहाँ थे। अयोध्या प्रसाद जी जो सोशलिस्ट थे और बाद में वहाँ के MLA भी रहे नारनौल के 77 में, वो वहाँ मिल गए। एक कामरेड दलीप जी थे, उनका मुझे बड़ा अच्छा याद है, वो बहुत मजाक किया करते थे। और एक हमारे मेरा बहुत खास दोस्त है राकेश, उसके मामा जी थे पंडित बाबूनंद शर्मा जी, तो वो भी वहीं मिल गए, वो सोशलिस्ट थे जी। तो खैर उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, तो बड़े प्यार से मेरे को ट्रीट किया। खैर शाम को मेरे मामा वहाँ आए तो उन्होंने
उससे बात की कि भाई कुछ सामान देना है। खैर उसने मुझे बुला दिया, मुलाकात भी करा दी। वैसे शेड्यूल्ड मुलाकात नहीं थी वो, लेकिन करा दीजिए। लेकिन करा दी मुलाकात। और कपड़े वपड़े वो मेरे दे गए कि भाई रात को बदलने के, पहनने के। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैं रेवाड़ी ले आए। मुझे रेवाड़ी जेल में, रेवाड़ी कोर्ट के अंदर पेश किया और उसके बाद रेवाड़ी जेल में दे दिया। जी जी। रेवाड़ी जेल में तब तक आ चुके थे मेरे दोस्त राकेश के पिताजी श्रीदत्त जी, डॉक्टर अनंतराम कोहली, भगत किशन लाल जी, भाई साहब देवीदास जी, ऐसे अविनाशी लाल जी। मतलब उठा उठा करके एक एक को सबको ही पकड़ रहे थे, जितने सबको सबको। ये देखिए 15 लोग थे हम, 15 लोग थे हम जेल में, DIR में। ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में हमें अरेस्ट किया था। 2 केस थे, 126 और 127। तो अपने जिले से, अगर रेवाड़ी से आपको याद हो, और हरियाणा से कुछ बड़े नाम कौन कौन उस समय बंद हुए थे, जो जिनको पकड़ा गया था? हरियाणा में बड़े नाम तो सबसे बड़ा नाम तो रामविलास शर्मा का था। जी जी। उसने तो धुएं उठाए थे, वो खुद ही बताएंगे आपको अपनी कहानी। धुएं उठाए थे उस बंदे ने। उनको 25 जून का उनका भी करते हैं। उनके वो जो उन्होंने तमाशा किया था और उनको जो टॉर्चर किया था बेहिसाब। अच्छा, बड़ा टॉर्चर किया गया? अरे उनको तो बहुत टॉर्चर किया था, बहुत टॉर्चर। और आपके पापा को? नहीं, हमारे पापा को टॉर्चर नहीं किया था। पापा 2 महीने, 1-1.5 महीना। पापा गिरफ्तारी कब हुई फिर? 1-1.5 महीना वो अंडरग्राउंड रहे। अच्छा। उसके बाद सारी गिरफ्तारियां हो गई। उसके बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया जी आपका मीसा में से नाम कट गया है। अच्छा अच्छा। आपका नाम 107, 151 में है, मीसा में से आपको पापा के बारे में बताया? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो फिर आके उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि 107, 151 जो थी वो बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन मीसा में नहीं है ये नाम? हाँ, मीसा में नहीं तो बेलेबल था। मेरा DIR और नॉन बेलेबल था। अच्छा अच्छा। 107, 151 बेलेबल था। 107, 151 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर जब जमानत की बात आई तो उनको कहने लगे अभी जमानत मत कराना, आपको फिर मीसा में ले जाएंगे। तो करीब 2.5 महीने पापा जेल में रहे। वकीलों ने समझा दिया था? जो वकीलों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। SDM उस वक्त थे बहुत अच्छे इंसान। मतलब मैं कईयों से सुनता हूँ, उस समय जो अधिकारी थे उनको भी पता था कि राजनीतिक बंदी है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा कई मामलों में। कईयों का। हाँ। और कईयों का इतना खराब मामला रहा। मैं बीच में आपको याद कराता हूँ, हमें यहाँ से दादरी जेल शिफ्ट कर दिया और दादरी का SDM, हम वहां से नारे मारते हुए जेल के अंदर जा रहे थे और उसने SDM ने बुला लिया अपनी कोर्ट में, क्योंकि पापा सबसे सीनियर थे, हम 9-10 जने थे। तो बोले नारे क्यों मार रहे हो? बोले जी हक है हमारा नारे मारना, गिरफ्तार आपने कर रखा है, जेल में हम रहे, नारे मारना हमारा हक है, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? बोले जो आप कर सकते हो वो आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं रोक सकता आपको। तो उन्होंने 32 किलो की बेड़ी लगा दी थी उनको, ओम प्रकाश ग्रोवर जी को। जी, 4 दिन तक 32 किलो की बेड़ी, 15-15 किलो के 2 डंडे थे और 2 किलो के 3 वो रिंग थे, दोनों पैरों में रिंग डाल दिए थे और एक रिंग से वो खतरनाक कैदी बना दिया है। वो जींद रियासत की बेड़ी थी और वो वह जो मतलब हैबिचुअल मर्डरर्स थे उनको डाली जाती थी वो बेड़ी। वो SDM चिढ़ गए थे, वो इतना चिढ़ गया था। वो एक गुप्ता जी SDM थे हमारे चाचा, दादरी के अंदर डेंटिस्ट होते थे, उनके दोस्त भी थे, लेकिन वो बंसीलाल को अपना इतना दिखाना चाहते थे कि बंसीलाल का मैं खास हूँ। और उस समय इंदिरा, संजय, बंसीलाल आपातकाल के बारे में थे ही बदनाम, ये तो थे ही थे। तो बंसीलाल, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो एक पैर से लंगड़ा के चलते थे गुप्ता जी, तो उसे कहते थे मेरा लंगड़ा शेर है। अच्छा अच्छा। जोशी जी को अपने जो पापा से पहले अध्यक्ष रहे और एक जीतराम जी एडवोकेट होते थे, उनको उन्होंने सड़क पे डंडों से पिटवाया था। जी जी। चलिए अब, हाँ जी, अभी वो हो गया, आपका हो गया, ओम प्रकाश ग्रोवर जी का जेल का हो गया, और आपने कुछ साथियों के नाम भी बताए। अब हम ये बात करते हैं कि हरियाणा में जो आपके लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो आप लोग हैं, उनको हरियाणा सरकार क्या दे रही है, कब से दे रही है, कितना दे रही है? मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आते ही खुद इनिशिएटिव लेकर जो मीसा बंदी नहीं, उन्होंने इमरजेंसी बंदियों को ताम्र पत्र दिए। चाहे वो 1 दिन भी जेल में रहा था तो उनको ताम्र पत्र दिए, और ये पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बन गई कि ताम्र पत्र दिए गए हैं हरियाणा के अंदर। फिर वो पापा के पास तो आते रहते थे अक्सर,
तो पापा ने कहा भाई महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पेंशन चल रही है, यूपी में मुलायम सिंह ने पेंशन लगा दी है, तुम भी पेंशन शुरू कर दो। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने टाइम लिया थोड़ा सा। मनोहर लाल जी सुनते थे आपके पापा की बात? वो पापा के साथ उनके संगठन मंत्री थे वो, और पापा जब अध्यक्ष थे जी जी जी, तो वो संगठन मंत्री थे, और मोदी जी उस वक्त हमारे हरियाणा के प्रभारी होते थे। तो अच्छा है, मोदी जी के साथ भी पापा का बहुत अच्छा था, जब तक वो सीएम रहे तब तक उनसे रेगुलर बात होती रही पापा की। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर उसमें अड़चन ये आ गई कि वो चाहते थे डीआईआर और मीसा वालों को पेंशन दी जाए, जो 107 151 में गए थे उनको ना दी जाए, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था जी। फिर उनको मध्य प्रदेश के सारे वो लाके दिए कि इस तरह से ये सब हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, जो एक दिन के लिए भी गया है उसको 10,000 की पेंशन दी जाएगी। तो हरियाणा में कितने लोग होंगे ऐसे? उस वक्त जब हमने शुरू किया था, तो जब ये शुरू हुआ था तो 700 कुछ लोगों को पेंशन दी गई थी। ये पेंशन अगर स्पाउस के लिए भी थी। जी जी। एक को अगर जो एजिटेशन में गया है उसकी डेथ हो गई तो उसके स्पाउस को मिलेगी। और उसके बाद आज की तारीख में तो शायद 225 सेनानी जिंदा हैं, वो ले रहे हैं जो। और कुल शायद 450 के करीब टोटल। एक सुनील ग्रोवर है। हाँ, रेवाड़ी में मिल रही है अभी? अब 20,000 कर दी। मनोहर जी ने जाने से पहले 15,000 की थी, पर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाई। तो फिर जब पिछले साल जून के अंदर अपने नायब सिंह सैनी जी ने कहा, तो उनको हम याद कराया, जैसे मनोहर जी ने 15,000 किया था, बोले मैं 20,000 करता हूँ और आपको 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने एक सवाल आपसे पहले भी किया था, पहले मेरी बात हुई थी, सत्ता पक्ष की सत्ता पक्ष के अत्याचारों के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद करता है, निश्चित रूप से सम्मान का पात्र है, उसे सम्मान तो मिले, लेकिन पेंशन को आप कितना सही और क्यों मानते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हर आदमी एक बात कहता है कि किस बात की पेंशन। मैं सच कह रहा हूं, जब ये लोग कह रहे थे पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, तो मैं कहता था यार हम पेंशन के लिए जेल गए थे क्या? हम क्या पेंशन के लिए जेल गए थे? हम आपका ही तर्क सुनना चाह रहे हैं। हाँ। तो लेकिन वो जब बात समझ में आई, जब समझाई गई, तो इस तरह की आप परिवार बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं ही था, मैं विद्यार्थी था, जब एकदम वहां से बाहर आया तो मुझे कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया क्योंकि जेल से आया है। 2 साल मेरे खराब हो गए। मैंने 3 साल के बाद जाके फाइनल ईयर किया, जब इमरजेंसी खत्म हो गई, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, छोड़ो क्या करना। फिर जब इमरजेंसी खत्म हो गई, इस तरह की नौबत आई थी उससे, तो बहुत से लोग, हमारे एक जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है संतोष शर्मा जी, उनका जो टीसी दिया गया, 9th क्लास में पढ़ते थे, टीसी दिया गया, उसमें एडवर्स रिमार्क लिखा गया कि इसको किसी स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए क्योंकि ये देशद्रोही है। अच्छा, बहुत बड़ी बातें थी। ऐसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ 2 ठठेरा समाज के 2 लोग थे जो हमारे ही साथ डीआईआर में थे, कन्हैया लाल जी और किशोरी लाल जी। अब विश्वास करेंगे, वो मतलब ऐसा परिवार के रोज बर्तन कूटने, रोज अपनी कमाई करनी और घर चलाना। उनको उठा के बंद किया गया। जब उनको 5-5 महीने वो बंद रहे तो उनका परिवार कैसे चला? भूखों मरने की नौबत आ गई। ये तो पार्टी के लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग करके, वरना उनके परिवारों ने क्या सहा है। ऐसे ऐसे दुकानदार थे। हमारे एक बिस्किट वाले हैं, दुकान बंद हो गई, बच्चा नहीं है, बच्चे छोटे हैं, दुकानें बंद हो गई, दुकानों को ताले लग गए, कोई दुकान चलाने वाला नहीं। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल ये है इस एपिसोड का, फिर रामविलास शर्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे हम। हमारा सवाल ये है कि आपातकाल के बाद लोगों ने, भारत के मतदाताओं ने कांग्रेस को बुरी तरह की सजा दी, कांग्रेस को धूल चटा दी। सारे के सारे जो आप समझ सकते हो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के जो जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ और दूसरे दलों को मिला करके, वो भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। 3 साल बाद ही लोगों ने, भारत की जनता ने कांग्रेस को माफ किया, कांग्रेस सत्ता में आई, भारी बहुमत से आई। क्या ऐसी चूक हुई जनसंघ से, दूसरी पार्टियों से, कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको लोकतंत्र का हत्या का प्रतीक माना गया, इमरजेंसी लगाई जिस पार्टी ने, उसी को 3 साल बाद देश की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया? कहाँ चूक हुई? इतना वैलिड सवाल है ये, इस पर बहुत मंथन किया गया। इमरजेंसी के अंदर
क्या क्या चोट हुई लोकतंत्र पे। और नसबंदी एक ऐसी चीज थी जिसने हर व्यक्ति को अफेक्ट किया, हर परिवार को अफेक्ट किया। इस वजह से हर परिवार खिलाफ था। लेकिन कांग्रेस जबरन रोज सवेरे स्टेशन से उतरते लोगों को सबको पकड़ के ले जाते थे अनमैरिड की गई, ये अनमैरिड, बिल्कुल। मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ, अनमैरिड की गई। ये बात ठीक है कि उसका फिर उसने दोबारा से वो कुछ ऑपरेशन वगैरह कराया और वो ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अत्याचार था, बहुत बड़ा अत्याचार थे। उस समय टारगेट का एक चल रहा था, ऐसा सुनते हैं। 80 साल के लोगों की नसबंदी कर दी गई। बताइए, 80 साल का बुजुर्ग वो कहाँ से बच्चे पैदा करेगा, उसकी नसबंदी कर दी गई। तो इतना अत्याचार, जबरन नसबंदी, आपातकाल, जेल में डाल दिए लोग, फिर भी कांग्रेस को क्यों जिताया सिर्फ 3 साल बाद ही? कि मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूं कि कांग्रेस हमेशा जीतती क्यों थी। कांग्रेस, जैसे आज ये कहा जाता है भाजपा 40-42% वोट से जीत जाती है, कांग्रेस भी 40-42% वोट से ही जीतती थी जी। क्योंकि बाकी वोट सब बटे हुए होते थे और अच्छे मार्जिन से जीतती थी, अच्छी सीटें जीतती थी। जनता पार्टी के टाइम पे ऐसा हुआ कि साउथ को छोड़कर बाकी सब जगह जनता पार्टी कलेक्टिव हो गई और जनता पार्टी ने थंपिंग मेजॉरिटी ले ली। और क्योंकि पब्लिक में रोष बहुत था तो बड़े से बड़े नेता, इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गया, बड़े से बड़े नेता हार गए, सब के सब। लेकिन ये दल इकट्ठे तो हो गए थे। यहाँ भी मेरे ख्याल से राव वीरेंद्र सिंह जी को, मतलब जो राजा कहे जाने वाले ने, एक मनोहर लाल सैनी जी एडवोकेट थे, उन्होंने 50,000 वोट से हराया था। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। ये आपातकाल का असर था क्योंकि राव साहब ने आपातकाल में कांग्रेस के साथ रहे, चाहे उस वक्त इनकी विशाल अरेना पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ रहे ये, तो इस वजह से उनको सजा मिली उसकी। उसके बाद ये हुआ कि आपस में लड़ने लग गए क्योंकि इनकी पार्टी मिलाकर इन्होंने सत्ता तो ले ली लेकिन मन नहीं मिले थे। सब ने मिलकर मोरारजी देसाई जी को बनाया और मोरारजी देसाई बहुत ही असूलों के पक्के इंसान थे। उसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, अपने असूलों की वजह से। सुनते हैं असूलों के पक्के थे, असूलों के काफी पक्के थे। तो उन्होंने जब कि सबको अपनी मन की नहीं करने दी तो चौधरी चरण सिंह जी उनसे सबसे पहले नाराज हुए। तो चौधरी चरण सिंह जी ने नाराज होकर अपने आप को अलग करना शुरू किया और उनके साथ फिर बाकी के लोकदल था उस वक्त, सोशलिस्ट थे, वो सब अलग होकर और उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट से मोरारजी को, देसाई जी को हटा दिया। निकल करके भाजपा बन गया। जनसंघ तो 80 में बना, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए कांग्रेस के समर्थन से। लेकिन उनका यही था कि पता था कांग्रेस ने तो इनको जब देखना है कि हमारी पोजीशन ठीक हो रही है, उन्होंने उनको डाउन करना है। तो उस वक्त 1980 में और फिर ये सारी पार्टियां एक से स्प्लिट हुई। किसी का कोई नेता कहीं रह गया, किसी का नेता कोई कहीं चला गया, सब आपस में घालमेल हो गया। एंटी कांग्रेस वोट फिर बुरी तरह से बट गया और उसकी वजह से कांग्रेस दोबारा से, इंदिरा गांधी दोबारा से। बिल्कुल। आपने सुनील ग्रोवर जी की बात सुनी, आपातकाल के दौरान क्या कुछ हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताया। इनके पिताजी भी जेल गए, ये खुद भी जेल गए, इनके बहुत सारे साथी जेल गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो इनकी सुध ली गई, इन्हें अब पेंशन भी मिलती है, सम्मान पत्र भी मिला है और अभी लोकतंत्र सेनानी संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और अभी 25 जून के बारे में इन्होंने पूरा आपको बताया है, किस तरह लोगों को जबरन उठाया गया था, जबरन नसबंदी की गई, उसकी सज़ा मिली। लेकिन जैसे ही जो विकल्प दिया गया था, उस विकल्प में जब खंड खंड हो गया, वो विकल्प अलग अलग दल खड़े हो गए, तो जो एंटी कांग्रेस का वोट था वो बट गया और इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को लोगों ने दोबारा चुन लिया। यही कारण रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी उसी रथ पर सवार है। तो अभी जो एंटी भाजपा है वो एंटी भाजपा वाले बटे हुए हैं और इसलिए भाजपा के पास एक ताकत है। ग्रोवर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका